स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस में। हम बढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण में हमने प्रीवियस वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की बेसिक डिटेल देखी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का एक महत्वपूर्ण किंगडम मोनेरा अर्थात जगत मोनेरा की हम आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। जगत मोनेरा की बात करें तो ये पंचजगत संकल्पना या 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का प्रथम किंगडम है। इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात द किंगडम ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स। सभी असीम केंद्र की कोशिकाओं वाले ऑर्गेनिजम्स को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़। इनके अलावा साइनोबैक्टीरिया आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसा जगत जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया जाता है, ये जगत मोनेरा है। इनके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स देखते हैं तो इनमें ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। इनमें पाए जाने वाले सजीव एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें एसेल्युलर या अकोशिकीय भी कह सकते हैं। कॉलोनियल या निवे में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कई प्रकार के आर्की बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु। माइसीलियल, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज़, कई प्रकार के एक्टिनोमाइसिटीज़ माइसीलियल या कवक जाल बनाकर रहते हैं। माइसीलिया आपने पढ़ा होगा, माइसीलियम, कवक जाल को माइसीलियम कहते हैं। तो ऐसी जालनुमा संरचना जो कवकों के जाल के समान होती है, ऐसा संरचना रखने वाले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सामान्यतः एक्टिनोमाइसिटीज़ को सम्मिलित करते हैं। इनके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स फिलामेंटस टाइप के भी होते हैं, जिन्हें तंतुनुमा ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे तंतुनुमा ऑर्गेनिजम्स साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण साइनोबैक्टीरिया है एनाबिना। एनाबिना जिसकी सेल स्ट्रक्चर फिलामेंटस प्रकार की होती है या तंतुनुमा प्रकार की होती है। तो फिलामेंटस, माइसीलियल, कॉलोनियल और यूनिसेलुलर प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में सम्मिलित किए जाते हैं। इनके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कॉस्मोपोलाइटन होते हैं। कॉस्मोपोलाइटन अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है स्टूडेंट्स, ये सभी प्रकार के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, चाहे एरियल हैबिटेट हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो या एक्वेटिक हैबिटेट हो। इवन आप कह सकते हैं ये हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं। गर्म झरने जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं। लो टेम्परेचर जो आपका अत्यधिक आर्द्र स्थान होते हैं, वेटेड एरिया होते हैं, जहाँ अत्यधिक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहाँ होता है या इससे भी अधिक टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ ये उपस्थित होते हैं। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग्स, कोल्ड वेदर और इनके अलावा विभिन्न प्रकार के पीएच और सॉइल्स या हाई एल्टीट्यूड या स्नो एरिया आदि में ये देखने को मिलते हैं। तो आप जनरली ये कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉस्मोपोलाइटन होते हैं या सर्वव्यापी होते हैं और लगभग सभी प्रकार की हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इन साइज, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि मोनेरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक के साथ साथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी मोनेरा में सम्मिलित किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो समस्त प्रकार के जो बैक्टीरिया है या जीवाणु हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसके अलावा हम बात करें माइकोप्लाज्मा सेल्स की, तो माइकोप्लाज्मा सेल्स जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल
होती है या छोटी होती है, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज ये दर्शाते हैं। सामान्यतः हम बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से लेके फ्यू माइक्रोन्स तक इनका आकार होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से या समस्त प्रकार के लिविंग बीइंग्स में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज अगर कोई दर्शाते हैं तो वह है मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स या मोनेरा किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से भी छोटे हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं या जिनकी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जा सकती है। तो ये सामान्यतः स्मॉलेस्ट होते हैं, अर्थात समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सबसे छोटे आकार के अगर ऑर्गेनिजम्स किसी में पाए जाते हैं तो वह है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ये देखे जाते हैं। हम बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ये संगठित नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, अर्थात असंगठित होता है, या आप कह सकते हैं इनका केंद्रक क्लियर नहीं होता है। न्यूक्लियस इज़ नॉट क्लियर, इनका केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। और ऐसे केंद्रक को जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, जीनोफोर कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल रीजन को हम न्यूक्लियोइड से संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसे केंद्रक को जो स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, उसे हम सामान्यतः जीनोफोर कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, इसके अलावा क्रोमोसोम कहते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें सेल वॉल की, तो इनमें सेल वॉल सामान्यतः देखने को मिलती है। सेल वॉल इज ऑफन प्रेजेंट, सामान्यतः या प्राय कोशिका भित्ति इनमें देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल देखने को मिलती है। साइनोबैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल देखने को मिलती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु इनमें किसी प्रकार की कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। और जिनमें सेल वॉल देखने को मिलती है, चाहे बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, उनमें सेल वॉल का कंपोजिशन की बात करें तो सामान्यतः ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है या पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन या पॉलीसेकेराइड से बनी हुई कोशिका भित्ति इनमें देखने को मिलती है, जिसे सामान्यतः हम म्यूरेमिक एसिड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रकार के अमीनो कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, जिनमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन प्रमुख है, जिसे NAM और NAG से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल के साथ साथ बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी इनमें देखने को मिलती है। और कोशिका झिल्ली सामान्यतः यूकैरियोटिक एनिमल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के समान ही लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर शो करती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों इनमें उपस्थित होती है। केवल माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति या सेल वॉल अनुपस्थित होती है। बाकी सभी किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों देखने को मिलती है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन लिपोप्रोटीन होता है और सेल वॉल का कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन या पॉलीसेकेराइड्स होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के मध्य एक स्थान देखने को मिलता है, जिसे सामान्यतः हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के मध्य पाए जाने वाले स्थान में या पेरीप्लाज्मिक स्पेस में विभिन्न प्रकार के अणुओं का पाचन होता है। तो पाचन की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के मध्य पाए जाने वाले स्थान, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, वहाँ इनमें पाचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल, सामान्य प्रकार का या सरल प्रकार का। इनमें शारीरिक संगठन या शारीरिक संरचना देखने को मिलती है जो सामान्यतः सिंगल सेल्स युक्त होती है या साइनोबैक्टीरिया जो कि आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के नीलरित शैवालों को इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जो कि सामान्यतः सेल्यूलर प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो सामान्य या सरल प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को इनमें मिलता है और अधिकांशतः यूनिसेल्यूलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी विशेषता होती है। नेक्स्ट बात करें थाइलेकोइड्स इफ प्रेजेंट अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में पाए जाते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में आप जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, अर्थात वे ऑर्गेनिक मैटर का स्वयं निर्माण कर सकते हैं या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना देखने को मिलती है और इसी क्लोरोप्लास्ट संरचना को अगर हम डिटेल से देखें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिस पे देखें तो इनमें आप कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है जो कि थाइलेकोइड कहलाती है। तो थाइलेकोइड्स आप कह सकते हैं कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती है और विभिन्न प्रकार की जो थाइलेकोइड्स होती है अगर ये कॉइन के फॉर्म में या सिक्के की ढेरी के रूप में उपस्थित होते हैं तो इसे ग्रेना कहते हैं। तो ये थाइलेकोइड्स क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती है और ये मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। सामान्यतः ये साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलती है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में या बाकी मोनेरियंस में ये एब्सेंट होती है। बात करें राइबोसोम्स की तो यहाँ 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, अर्थात किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें समस्त प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है। तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं जो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट्स। 50S सब यूनिट्स लार्जर सब यूनिट होती है और 30S सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट होती है। इनके अलावा अगर हम कुछ ऑर्गेनेल्स की बात करें जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें सामान्यतः आप कह सकते हैं अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इनमें मीजोसोम्स नामक संरचना देखने को मिलती है जो कि एक टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा। वहाँ ये मीजोसोम्स कोशिका कला के अंतर्वलन से बनते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के सवसनी किण्वक देखने को मिलते हैं जिनकी सहायता से ये एटीपी का सिंथेसिस या एटीपी का संश्लेषण करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे मीजोसोम कहते हैं और यही संरचना इनके श्वसन में सहायक होती है। तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। बात करें सेप वैक्यूल्स की या रसधानियों की या खाद्य धानियों की तो रसधानियाँ और खाद्य धानियाँ इनमें सामान्यतः अनुपस्थित होती है। सेप वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। लेकिन हम बात करें गैस वैक्यूल्स की या गैस रिक्तिकाओं की तो गैस रिक्तिकाएँ इनमें उपस्थित हो सकती है। इनके अलावा बात करें फ्लैजिला की तो फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। फ्लैजिला या कसाब की बात करें तो कसाब इनमें उपस्थित हो सकते हैं। जैसे सामान्यतः हम उन बैक्टीरियल सेल की बात करें जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं तो उन्हें फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं और उन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया में एक या एक से अधिक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं जो कि फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो फ्लैजिलन प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं फ्लैजिला के रूप में उनमें उपस्थित होती है और ये उन जीवाणुओं में मुख्य गमन अंग होते हैं। तो फ्लैजिला केवल गतिशील जीवाणुओं में देखने को मिलती है। हम बात करें टिपिकल माइटोसिस इज एब्सेंट।
माइटोसिस या समसूत्री विभाजन इनमें सामान्यतः अनुपस्थित होता है। क्योंकि इनमें सामान्यतः स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है तो इनमें अनएस्ट्रल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिनके कारण इनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। हम बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनुपस्थित होता है, अर्थात लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होता है। जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनमें देखने को मिलता है, जिन्हें कई साइंटिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, लेकिन वे वास्तविक या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे मेथड्स में आपने देखा होगा बैक्टीरियल सेल में जो रिप्रोडक्शन मेथड यूज में लिए जाते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की मेथड है, जिन्हें सामान्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ये वास्तविक या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होता है। क्योंकि ना तो इनमें गैमिट फॉर्मेशन होता है और न ही गैमिट का आपस में फ्यूजन हो पाता है। रिप्रोडक्शन के मोड की बात करें तो इनमें सामान्यतः एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। अलैंगिक प्रकार के जनन की मुख्य विधियाँ फिजन, फ्रेगमेंटेशन जिसे खंडीभवन कहते हैं, बडिंग, कलिकायन, स्पोर्स और बीजाणु जनन, ये मुख्य विधियाँ है जिनके द्वारा आप कह सकते हैं इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर्स विधि के द्वारा इनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। हम बात करें इनमें तो अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, अर्थात जीवाणु वायवीय परिस्थितियों में भी उपस्थित होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा ऑक्सीजन की जहाँ अनुपस्थिति होती है या कमी होती है, वहाँ भी कई प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं जीवित होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जीवाणु या मोनेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन करने की क्रिया करते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं। हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के अंतर्गत इनमें बैक्टीरिया, जिनमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, जिसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसे कहते हैं, वे भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इनके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज़ भी मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिजम्स है। इनके अलावा बात करें साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल की, तो ब्लू ग्रीन एल्गा जिसे कहते हैं, ये भी मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडीज भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया ये भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को, और मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज के रिंग बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में आपको आने वाले नेक्स्ट किंगडम के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।